हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम स्ट्रेट लाइन जो 3D की स्ट्रेट लाइंस है उस टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने समझा जो स्ट्रेट लाइंस की उसकी टू टाइप की इक्वेशन थी यहाँ पे, एक तो वेक्टर इक्वेशन, सेकेंड वन इज कार्टेशियन इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को निकालते कैसे हैं वो समझा। तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि जो वेक्टर इक्वेशन है, जब कार्टेशियन इक्वेशंस है, उनमें से डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है आपको। सेकेंड, इनमें एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर दो लाइंस है उनके बिटवीन एंगल भी तो होगा, तो वो एंगल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। थर्ड वन, इमेज ऑफ द पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तीनों एक ही जैसी बात है, थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा वो बता दूंगी साथ में। तो आज के लेक्चर में इतना ही कवर करेंगे। अगर लेक्चर छोटा रहा तो थोड़ा आगे भी ले जाऊंगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक टॉपिक है जो वो रह जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे हम स्क्यू लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं वो, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है जी, बस अब उसके बाद 3D हमारी फिनिश हो जाएगी, यही मेन टॉपिक है। तो देखिए हमने टू टाइप की इक्वेशन की, एक तो वेक्टर इक्वेशन और एक कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है जी, वेक्टर इक्वेशन में आपका होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इसी फॉर्म में लिखते हैं। ए वेक्टर क्या होता है, पास पॉइंट। देखिए जो ये बी वेक्टर होता है यही हमारा क्या होता है, पैरेलल वेक्टर होता है। अगर आपको वेक्टर इक्वेशन में फॉर्म दे रखी है और आपने इसमें डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, तो जो भी लैम्डा स्केलर के साथ मल्टीप्लाई है बी वेक्टर, वो किस फॉर्म में हो सकता है, a1 b1 j कैप c1 k कैप, यहाँ पे i कैप आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, यही जो कोफिशिएंट है a1 b1 c1, तो यही आपकी क्या आ जाएंगी, डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगी। ठीक है जी, और डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज आ जाए फिर ही कोसाइंस निकलता है हमारे पास, a1 बाय इनका मैग्नीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर b1 के नीचे सिमिलर सेम, फिर c1 के नीचे सिमिलर सेम, ये l की वैल्यू हो जाती है, ये m की और ये n की, दैट इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन अगर वेक्टर इक्वेशन है। लेकिन नॉर्मली आपको एग्जाम में ना जब डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज पूछते हैं वो कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी होती है। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन, अभी क्वेश्चन भी एक लेके दिखाऊंगी, मैं क्वेश्चन लेके दिखाऊंगी। कार्टेशियन इक्वेशन किसमें होती है, x बाय x1 अपॉन a, सॉरी इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1। इसमें जब भी आपने डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, चाहे डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो डायरेक्शन रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए इसकी दो तीन कंडीशन जरूर माइंड में रखना। फर्स्ट कंडीशन क्या, कि जो भी यहाँ के वेरिएबल हैं जैसे x, y और z, उनका कोफिशिएंट प्लस वन, दैट मीन्स एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और एक वन होना चाहिए। अगर कुछ भी मल्टीप्लाई में है या नेगेटिव में है उसे पहले कॉमन निकालोगे और वो इसके साथ डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, तभी जाके वो क्या आएगी, फिर डायरेक्शन रेशियोज। जब आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो डायरेक्शन रेशियोज क्या बन जाते हैं, यही, क्योंकि यहाँ पे तो x कोफिशिएंट 1 और 1 इक्वल है, तो a1 b1 c1, क्योंकि यही हमारे क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। यही वेक्टर को ही हम ऐसे लिखते हैं b वेक्टर, है ना, और ये a वेक्टर जो होता है यही हमारा होता है पास पॉइंट x1 y1 z1। ठीक है जी, कंपेयर करना बिल्कुल इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगे मैं भी एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ भी कैसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछ लेते हैं। The Cartesian equation of the line R, देखिए इस टाइप की लाइन आपको दे रखी है उन्होंने, ठीक है ना, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस पूछ लें या डायरेक्शन रेशियोज पूछ लें। डायरेक्शन कोसाइन भी अगर पूछ लेगा वो, मान लो रेशियो नहीं पूछा तो डायरेक्शन रेशियोज तो निकालनी पड़ेगी, डायरेक्शन रेशियोज के बाद ही डायरेक्शन कोसाइंस निकल के आएंगे। ठीक है, मान लीजिए उसने आपको डायरेक्शन कोसाइंस पूछ लिया तो कैसे निकालोगे। देखिए ये कार्टेशियन इक्वेशन आपको दी हुई है। सबसे पहली कंडीशन कि x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और 1 होना चाहिए। सॉरी पता नहीं क्यों हिल जाता है, चलिए x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और 1। अब पॉजिटिव तो है लेकिन आगे क्या आ गया, 6 आ गया, कॉमन निकालना पड़ेगा, चलिए निकाल लेते हैं। x माइनस 2 बाई 6 1/3 कर दूं,
चलो 2/6, ठीक है, जो मैंने 6 कॉमन निकाला वो डिनोमिनेटर में चला गया 1/6, तो ये 1/6 जाएगा डिनोमिनेटर में एज इट जाएगा, इज इक्वल टू 3 कॉमन निकाल लेंगे y प्लस 1/3, ये वाला 3 भी जब नीचे जाएगा 1/3, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे z माइनस 1/2। अब x का कोएफिशिएंट 1 पॉजिटिव, y का कोएफिशिएंट 1 पॉजिटिव, z का कोएफिशिएंट 1 और पॉजिटिव, मेरा वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए अब मेरी डायरेक्शन रेशियोज अगर मैं देखना चाहूँ, डायरेक्शन रेशियोज देखा जाए तो 1/6, 1/3 और 1/2 होगी, लेकिन सम टाइम आप क्या देखोगे कि आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलती, ठीक है, क्यों नहीं मिलती? ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, प्रोपोर्शनल में होती हैं, ठीक है, तो डैट मीन्स अगर 1/, में अगर एज इट मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो इनको आप सेट कर सकते हो। कैसे? इनका एलसीएम लेके इनको सेटिंग कर सकते हो। एलसीएम लोगे तो 6 बनेगा आपका, 6 से सारे को मल्टीप्लाई कर दो, जब मल्टीप्लाई करोगे ये 1 आ गया, 6 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ गया और ये 3 आ गया। हो सकता हो आपको डायरेक्शन रेशियोज ये आंसर में दे रखा हो, अगर डायरेक्शन रेशियोज पूछते हैं तो यहाँ तक आपका हो गया। लेकिन अगर उन्होंने डायरेक्शन कोसाइंस वर्ड पूछा है तो डायरेक्शन रेशियो तब तो निकलेगा ही निकलेगा, तो कोसाइन पूछ लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेगा? 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन देयर मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड साइड पे निकाल ही लेती हूँ ना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल ही लेती हूँ साइड पे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट 14 हो गया, ठीक है। चलिए बस इधर लिख देती हूँ मैं, 1/√14, 2/√14, 3/√14, तो ये आपका क्या आ जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे, ठीक है। एक बार निकालिए, उसको लिख दीजिए तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। 1 मिनट के लिए देख सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा कि कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद अगर ये रेशियो, अगर ये सिंपली 632 आ जाते तो मैं वही नंबर आ जाते, लेकिन ये 1 अपॉन में थे तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके मैंने इसको एक सिंपल इंटीजर्स टाइप के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है जी। तो चलिए अब हम करते हैं, पहले बता देती ना एंगल का भी, चलो ये तो डायरेक्शन रेशियो निकालनी आ गई आपको। अब हम करते हैं एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। एंगल्स, एंगल के लिए भी सेम फंडा, क्या फंडा? डायरेक्शन रेशियोज यूज होंगी, है ना, डायरेक्शन रेशियोज यूज होंगी। तो चलिए देखते हैं अब एंगल के लिए कौन सा फंडा यूज होगा। बार बार इक्वेशन लिखनी पड़ती है ना मुझे भी। चलिए अब एंगल निकालना है तो 2 लाइन के बिटवीन होगा। अगर वो वेक्टर इक्वेशन है तो R1 इज इक्वल टू A1 प्लस द लैम्डा B1 वेक्टर, R2 वेक्टर, A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। ये मैंने ले ली इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस, ठीक है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, है ना, वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में है। तो अब अगर इसके बीच में मैंने एंगल निकाला है 2 लाइन के बिटवीन, तो cos थीटा इज इक्वल टू, हमने किया था कि डायरेक्शन कोसाइंस की मल्टीपल होता है, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस B1 B2 वेक्टर में है। अब ये क्या है? 2 वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स की क्या कर देंगे हम? डॉट प्रोडक्ट, B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर, डिवाइड बाय B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आपका आ जाएगा एंगल, ठीक है, एंगल का फॉर्मूला, एंगल का फॉर्मूला, ठीक है जी। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अगर कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन में x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1, ठीक है, एक इक्वेशन ये होगी। सेकेंड इक्वेशन में पॉइंट कुछ और ले लो, p क्यू ले लो, a2 y माइनस q b2 z माइनस पी क्यू आर अपॉन c2, ठीक है जी। ये मैंने ले ली 2 कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन इस फॉर्म में होंगी, ये वेक्टर इक्वेशन थी। अब मैंने क्या निकालना है? cos थीटा। तो cos थीटा के लिए आप क्या करोगे? यहाँ से मैं कुछ कंसेप्ट और भी क्लियर करूंगी, वो ध्यान से सुनना, ये तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा। अब इसके बाद के कंसेप्ट ध्यान से सुनना। cos थीटा के लिए देखिए इन दोनों डायरेक्शंस रेशियोज की आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, यानी कि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2। आप ये लिख सकते हैं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ही थी। अगर डॉट प्रोडक्ट करूंगी तो i और i का j और k की मल्टीप्लाई होगी, मैंने वो ही लिखा है। डिवाइड बाय तेरे मैग्नीट्यूड ही थे, तो मैग्नीट्यूड यानी कि मैं इसको लिख दूंगी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये तो आ गया आपके cos थीटास एंगल्स। अब की बात, अब ये तो 2 लाइंस के बीच में एंगल पूछा, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, ठीक है।
अब सेकंड बात क्या है, सेकंड बात वो ये पूछ लेते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं जब परपेंडिकुलर हैं, या फिर टू लाइंस आपको दे देती हैं कि आपस में ये परपेंडिकुलर हैं जब पैरेलल हैं, तो इसके बिटवीन कोई मिसिंग वैल्यू होगी, उस मिसिंग वैल्यू को निकालिए। तो क्या आएगी, देखिए ये कोस थीटा है ना, कोस 90, परपेंडिकुलर का मतलब 90 को 90 एंगल बनना चाहिए है ना, थीटा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 पे क्या होता है वो 0, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो वो कोस 90 लिखा जाएगा। दैट मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ क्या कर रहे हैं हम कि b1 इंटू b2, अगर आपने डॉट प्रोडक्ट निकाली वो इक्वल टू 0 आ गया, आपने इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकाली वो इक्वल टू 0 आ गया, तो मैग्नीट्यूड डिवाइड करके लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आ गया तो थीटा आपको पता चल जाएगा वो 90 है, उसके बीच में लाइंस के आपस में परपेंडिकुलर्स हैं, थीटा क्या उनके बीच में 90 और लाइंस क्या है परपेंडिकुलर। सेकंड कंडीशन देखिए, लाइंस परपेंडिकुलर की आ गई, सेकंड वन में भी लाइंस पैरेलल। अब देखिए पैरेलल के लिए भी आपने ना जब भी आपके पास इक्वेशन दे रखी होती है ना, पहले ये जजमेंट लगा लिया करो आप ना, b1 और b2 वेक्टर जो आपको पैरेलल वेक्टर दे रखे होते हैं, थीटा निकालने से पहले आप देख लिया करो, क्या डॉट प्रोडक्ट चलो आप करके देखोगे 0 बन रही है ना, अगर वो 0 नहीं बन रही तो पहले ये भी जजमेंट लगा लो, क्या जैसे मैंने लिखा था कि b1 क्या होता है, a1 b1 c1 वेक्टर ij के साथ होता है, ये a2 ij b2j c2 है ना, ऐसे दोनों आपस में i j और k की कॉम्बिनेशन में होते हैं। आप दोनों की प्रोपोर्शनल चेक कर लो, क्या मतलब भी a1 बाई a2 क्या इक्वल टू b1 बाई b2 क्या इक्वल टू c1 बाई c2, भी कोई सम लैम्डा आ रही है, सम लैम्डा का मतलब भी जब मैं इसको रेशियो कट करके 2 आ जाए तो लैम्डा की वैल्यू 2 हो जाती है, या फिर कट करके 1 ही आ जाए सेम आ जाए, किसी प्रोपोर्शनल में भी आ सकती है या फिर इक्वल भी आ सकती है, ठीक है, 1 इक्वलिटी भी आ सकती है 1, या फिर 2 3 कोई नंबर भी आ सकता है। तो अगर ऐसे रेशियो इक्वल आ जाए तो लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल, अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल क्या होगा उनके बीच में 0, तो थीटा क्या हो गया 0, इसके बीच में थीटा क्या हो गया 0। अगर पैरेलल की कंडीशन दे रखी है तो आप ये फंडा यूज करोगे, अगर परपेंडिकुलर की दे रखी है ये फंडा यूज करोगे। अब दो बार कंसेप्ट रिपीट करने की जरूरत नहीं है, दो बार दोबारा भी लिखूंगी, कंफ्यूजन वाला काम ही है, यही सेम यहाँ पे है, यहाँ पे b1 इंटू b2 वैक्टर लिखा है, अगर ये वेक्टर इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन में b1 की जगह पे क्या लेगा a1 b1 c1 लेगा, b2 की जगह a2 b2 c2 ही लेता है, ये b1 b2 ही है जो यहाँ कार्टेशियन फॉर्म में डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं। तो और वही बात होगी कि लाइंस अगर कार्टेशियन फॉर्म में है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, जब आप इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके देखो ये क्या आ जाए 0, है ना, मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है, अगर डॉट प्रोडक्ट ही 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर हो जाएंगी लाइंस। लेकिन अगर आप इनकी रेशियो चेक करके देखना, इनकी रेशियो वो किसी प्रोपोर्शन की इक्वल आती है तो लाइंस क्या हो जाएंगी पैरेलल। सेम फंडा दोनों के लिए यूज होगा, 1 मिनट के लिए नोट कीजिए, है ना, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन करवा दूं पहले इसके रिगार्डिंग, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। इमेजेस ऑफ, चलो इमेजेस ऑफ पॉइंट पहले करवा देती हूँ ना, फिर क्वेश्चन साथ में डिस्कस कर लेंगे जाकर। फिर चलिए नोट हो गया होगा। तो चलिए मैंने पहले एग्जांपल्स ही लिख ली, मैंने सोचा कि जितना कंसेप्ट पहले कर लिया है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देख लें, फिर हम नेक्स्ट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो टॉपिक देखेंगे, है ना। तो देखिए क्या लिखा है, हमारे पास 2 लाइंस दी हुई हैं, कार्टेशियन फॉर्म की ये दोनों लाइंस है, बीच में कॉमा है, पता चल जाएगा आपको, ये लाइन और ये फाइंड एंगल, हमने एंगल फाइंड आउट करना है, तो आपको लिखा हुआ भी यही आता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास ये दोनों लाइन दे रखी हैं तो मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए दोनों के बीच में, कार्टेशियन फॉर्म है। डायरेक्शन रेशियोज के लिए आप ये सोच सकते हो, देखो x की वैल्यू, x के आगे क्या आ गया नेगेटिव, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, तो दैट मीन्स मुझे इस इक्वेशन को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। अगर मैं माइनस कॉमन निकालती हूँ तो ऊपर तो हो गया x माइनस 5, नीचे माइनस ऑलरेडी वो बन गया +2, ठीक है, इज इक्वल टू, ये तो ठीक था ऑलरेडी, इज एज इट लिख लिया, इसमें भी जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगी ये z-1 हो गया, डिवाइड बाय हो गया -3, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, डिवाइड बाय हो गया -3, ठीक है, 1 2 3 तीनों सेट हो गए, x y z कोएफिशिएंट 1 और पॉजिटिव। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं, x/3 बिल्कुल ठीक है, -0 लिखना है लिख सकते हो, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, y-1/2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल सही है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस माइनस आ सकता है ना। चलिए अब ये दो लाइंस है, अगर आपको एंगल पूछा है चाहे तो आप डॉट प्रोडक्ट करके देख लो। चलो आगे बताऊंगी वो, क्योंकि अगर अपने परपेंडिकुलर पैरेलल ऐसा कंडीशन भी आता है ना, भी चेक करो भी परपेंडिकुलर है पैरेलल है, तो ना आप इसके ये नीचे वाले कंडीशन चेक करके देखा करो। देखो ये पहला 2/3 बन रहा है, अगर मैं a1/a2 निकाल दूं 2/3, सेकंड बन रहा है 1/2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, रेशियो इक्वल नहीं बन रही, तो चलो छोड़ दो, पैरेलल की कंडीशन नहीं आने वाली इसके बीच में, है ना। तो अब 90 के लिए डॉट प्रोडक्ट, जब एंगल निकालना तो भी डॉट प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा, तो डॉट प्रोडक्ट तो कर ही लेती हूँ। 2 × 3 6, 1 × 2 +2, -3 × -1 +3 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट नहीं आ रही तो मैग्नीट्यूड लिखने ही पड़ेंगे भाई नीचे सबके। चलो लिख लेते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 + 1 + 9, ठीक है। चलिए इसका लिख लेते हैं 9 + 4 + 1, ठीक है। हाँ चलिए हो गया, 14 आ गया नीचे, तो यानी कि नीचे तो आ गया 14, यहाँ पे cos थीटा लिखना भूल गई मैं, cos थीटा है ना 11/14 आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू दिस। चलिए थीटा आ गया आपका cos इनवर्स 11/14। क्या देखिए ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगने वाला है। एग्जाम में आपको वेक्टर अलजेब्रा के रिगार्डिंग अगर हम बात करें 6 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। सारा टॉपिक अगर मिलाएंगे सारा टॉपिक, तो एक क्वेश्चन एंगल के रिगार्डिंग मिल ही जाता है। जस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सीधी ही डॉट प्रोडक्ट की, है ना, कोई मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, नीचे दे मैग्नीट्यूड और आंसर आपके सामने, ठीक है। क्योंकि ये भी 14 बना, ये भी 14 बना, स्क्वायर रूट कैंसिल, डायरेक्ट 14, ठीक है। चलिए अब सेकंड वर्ड देखिए, कहते हैं फाइंड द एंगल फाइंड आउट करना है। अब आपको डायरेक्शन रेशियोज भी दे रखे हैं, बिटवीन लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस एंड दिस। अब डायरेक्शन रेशियो दे रखी है, हमें डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, कैसे निकल जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो √3 - 1 ही आ गया। नेक्स्ट वन करेंगे -√3 - 1 आ गया, फिर करेंगे +8 आ गया, डिवाइड बाय दे मैग्नीट्यूड। देखिए क्या कहीं ये 0 तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। अगर 0 बन जाता तो मैं ऐसे लिख देती, एंगल मेरा कितना हो गया 90 हो गया। अगर 0 बन जाता, नहीं बना, चलिए नीचे मैग्नीट्यूड लिखने पड़ेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और 4, है ना, 1 + 1 + 4। चलिए इसका स्क्वायरिंग करूंगी तो मैं 3 + 1 + 2√2 आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करूंगी मैं, यहाँ पे माइनस है अभी, ये दोनों माइनस माइनस में है तो प्लस में बन जाएगी सारी तरफ, +3 + 1 + 2√3। 4 का स्क्वायर करूंगी विच इज द 16, ठीक है। ये और ये कैंसल, 4 और 4 24 बन गया ये, यानी कि 4 5 6 और ये 24, ठीक है। ऊपर कितना आया था, आगे cos थीटा लिख लेना, भाई मैं cos थीटा लिखना भूल गई, cos थीटा -1 हाँ ठीक है, -1 8 में से करोगे कितना रहेगा, ये 6 डिवाइड बाय, देखो ये 6 है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ 6 × 4, है ना। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है, ये भी 6 के साथ लिखा जाएगा, 2 6 में से एक 6 बाहर आ गया, 4 है, 4 को 2 × 2 और एक 2 बाहर आ गया, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 1/2। अब 1/2 cos पे कितने पे वैल्यू होती है, 2 होती है वैल्यू 60 पे होती है ना वैल्यू, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 60, cos से cos कैंसिल, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, आप आंसर लगा दोगे, ठीक है जी। बड़ा इजी था क्वेश्चन। डायरेक्शन रेशियोज दे रखे तो डायरेक्शन रेशियो यूज कर लो मल्टीप्लाई में, अदरवाइज हम लाइन से डायरेक्शन रेशियोज निकालते थे, अब डायरेक्शन रेशियोज दे ही रखी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए अब थर्ड वन लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, इजी है ये चैप्टर, बहुत इजी है और स्क्योरिंग है। सबसे मेन बात, ये जो वेक्टर अलजेब्रा 3D जो स्ट्रेट लाइन और प्लेन है, ये स्क्योरिंग है, इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं हमें 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, हमसे ऑलमोस्ट सारे हो जाते हैं। एक दो क्वेश्चन कभी कभी होता है वेक्टर अलजेब्रा का, कभी कभी होता है जब वो क्रॉस और डॉट में डाल दे कि वो आइडेंटिटी हमसे ना सॉल्व हो, सिर्फ कभी कभी, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट लाइन दिस एंड दिस आर राइट एंगल। देखो क्या लिख रखा है, 2 लाइन से रखी हैं, दोनों लाइन आपस में क्या है, राइट एंगल है, 90 में है। तो राइट एंगल के लिए क्या किया था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगी 0, किन की डॉट प्रोडक्ट, डायरेक्शन रेशियोज की डॉट प्रोडक्ट। तो डायरेक्शन रेशियोज निकालनी पड़ेगी पहले तो, क्योंकि राइट एंगल दे रखा है, लैम्डा निकालना है, अब लाइन को सेट करना पड़ेगा। अब ये देखो माइनस कॉमन निकालूंगी
चलो लिख देती हूँ। तो ये x माइनस 1 बाई माइनस 3 आ गई, यहाँ से 7 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो y माइनस 2 हो गया, y 7 कॉमन निकालना तो नीचे जाएगा, ये 2 लैम्डा बाई 7 चला गया। थर्ड वन तो इसका बिल्कुल ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब सेकेंड लाइन में देखिए, यहाँ पे -7 कॉमन निकालना पड़ेगा, है ना, तो वो x माइनस 1 हो गया। अगर -7 कॉमन निकाला था तो 3 लैम्डा अपॉन 7 आगे माइनस, कि मैंने -7 कॉमन निकाला था तो -7 नीचे जाएगा। ये बिल्कुल सही है, अपने फॉर्म में है, इसको एज इट लिख देंगे। इसमें भी माइनस कॉमन निकलनी पड़ेगी, z माइनस 6 अपॉन -5। ठीक है, तो जब भी आप लोग एंगल वगैरह निकालोगे सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद बस आप लिख सकते हो। डॉट प्रोडक्ट को क्या ले लेना, 0, क्योंकि राइट एंगल दिया है, ले लेते हैं। 3 इंटू दिस, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 9 लैम्डा बाई 7, इसको इसके साथ करो, प्लस 2 लैम्डा बाई 7, 2 इंटू दिस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये 10 उधर ले जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये दोनों लैम्डा वाले हैं। एलसीएम लोगे भी 9 स्क्वायर, 11 लैम्डा बाई 7 इज इक्वल टू 10, लैम्डा इज इक्वल टू 70 बाई 11। देखिए कितनी अच्छे से जल्दी से क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं था कि आपको बहुत लेंथी लगे, बड़े मजे से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट कंसेप्ट मैं पढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसी पॉइंट से लाइन भी हम निकालते हैं। तो देखिए, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या फिर इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, तो कैसे निकलेगा ये। देखिए आपके पास एक लाइन है, एक लाइन है, इसको हमने लिख लिया अभी, ये लाइन है, और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा P, जहां से हम क्या है परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। मान लीजिए मैंने ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैं ले लेती हूँ क्यू, है ना, दैट मीन्स एक तो हमने निकालना हो सकता है क्यू, क्यू का मतलब फुट हो गया ऑफ परपेंडिकुलर। अगर क्यू पॉइंट मेरे पास आ गया, क्यू पॉइंट मेरे पास आ गया, अगर मैं पी क्यू निकाल लूँ, पी क्यू कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने किया था पहले लेक्चर में। तो मेरी पी क्यू, अगर क्यू पॉइंट आ गया, पी गिवन पॉइंट होगा मेरे पास कोई पास पॉइंट, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा, पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पी क्यू मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर इमेज ऑफ पॉइंट का मतलब, यानी कि इसी पॉइंट की मैंने इमेज निकालनी है, तो ये नीचे ही उतने डिस्टेंस पे ही जाएगा जितने डिस्टेंस पे ये ऊपर है लाइन के। मान लीजिए ये पॉइंट है आर, है ना, मान लीजिए ये पॉइंट है आर, तो सेम प्रोसीजर मैं यहाँ तक करूंगी, क्यू तो निकालूंगी, सेम प्रोसीजर क्यू तक करूंगी, ऐसे निकालना मैं बताऊंगी, थोड़ा एक बार जनरलाइज आइडिया ले लीजिए। क्यू तक तो निकाल लूंगी, तो क्यू क्या हो जाता है, अब मैंने क्या निकालना है, इमेज ऑफ पॉइंट P विच इज इक्वल टू क्या है, R, है ना, R। P पॉइंट की इमेज क्या है, R, जिसको मैंने निकालना है। तो अब इस R को निकालेंगे कैसे, निकालेंगे कैसे, क्यू क्या हो जाएगा, इज मिड पॉइंट ऑफ PR, है ना। अगर मैं क्यू पॉइंट निकाल लूं, P गिवन है, P गिवन है, क्यू पॉइंट निकाल लेती हूँ, तो मिड पॉइंट का क्या लगा लूं, फॉर्मूला, तो मेरे पास R पॉइंट आ जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने किया हुआ है। ठीक है जी, तो दैट मीन्स सारी कहानी जितनी मैंने आपको ये पढ़ा दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पढ़ा दिया, इमेज पढ़ा दिया, या डिस्टेंस पढ़ा दिया, सारी कहानी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ और सिर्फ इस क्यू पे। क्यू आ गया सारा कुछ हो जाएगा, है ना। किस पे डिपेंड करती है, ये क्यू पे। तो अब ये क्यू निकलेगा कैसे, मेन क्वेश्चन आता है, अब ये क्यू निकलेगा कैसे। क्यू को निकालने का मेथड ही क्या हो जाता है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ना। तो देखिए आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी, है ना, क्योंकि लाइन पे ही ये पॉइंट लाइन क्या होगा, यहाँ पे लाइन गिवन होगी ना। तो अगर लाइन गिवन है तो क्यू पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, लाइन पे लाई कर रहा है ना। तो देखिए अगर लाइन की मान लीजिए इक्वेशन आपकी ये है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैंने क्यू पॉइंट निकालना है, क्यू पॉइंट, है ना, क्यू पॉइंट, तो इसको मैं क्या कह दूंगी, लैम्डा से। तो लैम्डा से निकाल के मेरी यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल दूंगी, वही मेरा पॉइंट क्या होगा, क्यू। दैट मीन्स मैं क्यू पॉइंट लिखना चाहूँ, ए को लैम्डा से मल्टीप्लाई की, ए लैम्डा प्लस x1, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एक्स पॉइंट क्यू का। फिर बी लैम्डा प्लस y1, फिर सी लैम्डा प्लस z1,
तो ये आपके पास आ गया क्यू पॉइंट। आप बोलोगे बड़ी इजी आ गया, नहीं अभी नहीं आया। कैसे? देखिए जो क्यू पॉइंट है, जो AX1 है, ये तो हमें गिवन होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लैम्डा लिखा है, लैम्डा, ये लैम्डा तो ये कांस्टेंट वैल्यू ली है। अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि मेन यहाँ पे डिपेंड हो गया अब आपका लैम्डा पे। अगर लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ पे फिल कर दोगे, क्यू पॉइंट आ जाएगा, तो सारी ही स्टोरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मेन क्यू में लैम्डा निकालना। अब कैसे निकालेंगे? तो देखिए आपको ये दिख रहा है ना कि जो पी क्यू है वो एल पे क्या है, परपेंडिकुलर। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू एल। अगर पी क्यू परपेंडिकुलर है एल, दो लाइंस होगी, तो दोनों की डायरेक्शन जो रेशियोज है उसकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो होगी, उसकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी। ठीक है ना। चलिए अब पी पॉइंट मेरे पास क्या होगा, गिवन, तो मैं पी और क्यू की डायरेक्शन रेशियोज निकाल लूं। पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू कैसे निकलेंगे, दो पॉइंट्स की माइनस करके, हमने पहले किया था, तो दोनों पॉइंट्स को माइनस करके इसकी डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगी। और जो लाइन है उसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, यही तो है, ए बी और सी। ठीक है ना। तो ए बी सी को जब हम इसको पी से माइनस करके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को मैं क्या ले लूंगी, जीरो। वहां से मेरी वैल्यू किसकी आ जाएगी, लैम्डा की। लैम्डा की वैल्यू यहां फिल करेंगे, क्या आ गया, पॉइंट क्यू। क्यू निकल गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब मैं इसे एक एग्जाम्पल से आपके सामने शो करूंगी कि कैसे हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलिए मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ आपके सामने। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट। हमने इमेज ऑफ पॉइंट निकालनी है इन द लाइन, इस लाइन पे। ठीक है, इन द लाइन, इस लाइन पे हमने इमेज ऑफ पॉइंट निकालनी है। आपके पास पॉइंट है 1 6 3। तो कैसे निकालेंगे, वही बात आई, सिंपल सी लाइन है और इमेज ऑफ द पॉइंट निकालना है। क्यू पॉइंट पे जाना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट आप यहीं से क्या ले लो, लैम्डा ले लो। तो क्यू पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, है ना, लैम्डा, क्योंकि एक्स की वैल्यू है ही नहीं, बस तो जीरो ही हो गया। फिर 2 लैम्डा प्लस 1, है ना, 2 लैम्डा प्लस 1, फिर 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2। तो ये क्यू पॉइंट आ गया। ठीक है ना। और जो पी गिवन पॉइंट था वो 1 6 और 3 हो गया, 1 6 3 हो गया। तो चलिए निकाल लेते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। पी क्यू की डायरेक्शन रेशियोज क्या निकलेंगे भाई, पी क्यू लिखा है ना, क्यू माइनस ये भी कर सकते हो, क्यू माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, तो 2 लैम्डा माइनस 5 हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3, तो 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1। ये आ गया आपकी पी क्यू की डायरेक्शन रेशियोज। अब इसकी डायरेक्शन रेशियोज और लाइन की डायरेक्शन रेशियोज, लाइन की क्या डायरेक्शन रेशियोज है, 1 2 और 3, यही है डायरेक्शन रेशियोज 1 2 और 3। देख सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में था, सेट करने की जरूरत नहीं थी। एक्स वाई और जेड का ऑप्शन 1 और पॉजिटिव, अदरवाइज सेट करना पड़ता है। ये आ गया। चलिए अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को क्या रख दीजिए, जीरो। 1 माइनस लैम्डा को 1 से करोगे, 1 माइनस लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस 5 को 2 से किया भाई, प्लस 4 लैम्डा माइनस 10, इसको 3 से करेंगे, प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 14 लैम्डा माइनस 14, ये तो बहुत इजी आ गया। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गई, 1। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू क्यू पॉइंट में फिल कर देते हैं, आगे क्यू पॉइंट। ठीक है जी, तो क्यू पॉइंट में लैम्डा की वैल्यू फिल करेंगे 1, फिल करोगे तो 3 प्लस 2 5, ये आ गया आपका क्यू पॉइंट। पी पॉइंट क्या था, 1 6 3, 1 6 3। अब चाहे निकालनी हमने इमेज है ना, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में निकालना हो, ये क्या बन गया भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन गया। क्या बन गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब अगर डिस्टेंस निकालना हो तो पी क्यू के बिटवीन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, चाहे आपने जो पी के लगाया है ना इसमें लैम्डा फिल कर दो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर करोगे 0 आ गया। 3 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 3 2, 2 का स्क्वायर 4, तो स्क्वायर रूट 13 आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। लेकिन हमने तो क्या निकाला था, इमेज। तो इमेज के लिए क्या लगाना पड़ेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। पी क्यू है, इमेज अगर आर है ना, अगर इमेज पॉइंट आर है, क्यू मिड पॉइंट बन जाएगा। आर को मैं क्या ले लेती हूँ, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो पी पॉइंट ये है 1 6 और 3। तो चलिए हो जाएगा अब आपका। ठीक है ना, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, इसका एक्स रख लेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, फिर उसके बाद y प्लस 6 डिवाइड बाई 2, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा रही हूँ,
इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है जी। फिर उसके बाद z वाले के इक्वल रखूंगी, z प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू z वाला पॉइंट दैट इज द 5, तो z की वैल्यू कितनी आएगी 10 माइनस 3 6। तो आपका इमेज, जो इमेज ऑफ पॉइंट आया है वो क्या आ गया 106, है ना, इमेज ऑफ द पॉइंट। -3 करना था ना, 7 आएगा भाई, 107, ठीक है जी। हो गया आप लोगों का। चलिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ऐसी बात नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड मैंने कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख लिया कि अगर कार्टेशियन फॉर्म में आता है तो भी कैसे करते हो। कार्टेशियन फॉर्म में हमें इक्वल टू लैम्डा लेने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें लैम्डा ऑलरेडी दे रखा होता है। तो कार्टेशियन फॉर्म को सॉल्व करने के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करें, अब हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ड्रॉन फ्रॉम द दिस, यानी कि इस पॉइंट से इस लाइन पे ड्रा किया गया है, हाँ, इस पॉइंट से। चाहे तो आप इस लाइन को पहले कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लो, है ना, इस फॉर्म में चेंज कर लो, फिर कर लो। एक स्टेप बढ़ाने का कोई बेनिफिट नहीं है, डायरेक्ट निकल जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से क्यू पॉइंट निकाल लीजिए, डायरेक्ट क्यू पॉइंट, है ना। क्यू पॉइंट कैसे निकलेगा, देखिए आई का कोफिशिएंट है नहीं ना, तो सिर्फ लैम्डा इंटू आई, तो आई की जगह पे क्या आ गया लैम्डा, है ना। एक स्टेप करके दिखा देती हूँ ना, जो फर्स्ट टाइम देखते हैं ना उनको समझ में नहीं आएगा, उसके बाद वो भी डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे आर वेक्टर था आपके पास, प्लस लैम्डा इंटू आई प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 3 लैम्डा के कैप। मैंने लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब आई वाला तो नहीं था तो लैम्डा इंटू आई कैप एज इट आ गया, प्लस जे के साथ ये रहा, यानी कि 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू जे कैप, के वाले से अलग कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में 2 प्लस 3 लैम्डा इंटू के कैप। मैं डायरेक्ट ये लिख रही थी, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहाँ से क्योंकि ये जो लाइन है इसी लाइन पे क्यू पॉइंट हमारा लाई करता है, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर पॉइंट अगर बात करें तो क्या हो गया लैम्डा, अगर आई लिखना चाहते हो लिख लो, सीधा लिख लो, लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा और 2 प्लस 3 लैम्डा, ये तो क्या हो गया क्यू पॉइंट, जो इस पॉइंट पे क्या कर रहा है लाई कर रहा है ना। और पी पॉइंट क्या हो गया आपका, वैसे तो आई जे के में है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 6 और 3, 1 6 और 3, ठीक है ना। तो चलिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू की निकालोगे तो लैम्डा -1, ठीक है, फिर 1 प्लस 2 लैम्डा था, -6 करोगे, ये सेम क्वेश्चन ही बन गया, वो तो सेम ही बन गया लगता है। क्यू का पॉइंट पहले प्लस लैम्डा -6 -5, 3 लैम्डा प्लस 2 था, -3 करोगे, हाँ है ना, ये तो पीछे वाला सेम ही बन गया मेरे को लगता है सारा कुछ। चलो डायरेक्शन रेशियोज पी क्यू की आ गई, है ना। अब लाइन की डायरेक्शन रेशियोज क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे लाइन इस फॉर्म में गिवन थी, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई में क्या है ये वाला आई जे के, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज 1 2 और 3, भाई ये तो सेम ही बन गया ना, बाई चांस मैंने तो क्वेश्चन अलग अलग पिक किए थे। चलो अब दोनों की डॉट प्रोडक्ट को क्या रख लो 0, तो लैम्डा -1 2 के साथ करोगे प्लस 4 लैम्डा -10 प्लस 9 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब यहाँ पे हमने ओनली क्यू पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था, ये रहा था क्यू पॉइंट, इसमें लैम्डा की जगह पे 1 फिल कर दीजिए, तो आपका क्यू पॉइंट क्या आ गया 1 3 और 5, ठीक है, ये तो आ गया आपका पॉइंट। लेकिन हो सकता है आपको ऑप्शन में ऐसा ना हो, आपको ऑप्शन में क्या लिखा होगा, इसको आई कैप प्लस द 3 जे कैप प्लस द 5 के कैप, क्योंकि इसके साथ आई जे के लगा के आपको दे रखा होगा, तो ये हो गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है जी। आई होप क्लियर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का मैं ओनली आपको हिंट दूंगी जिससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, आई जे के मैंने बार बार इसलिए नहीं लगाया, आई जे के लगाऊंगी फिर मल्टीप्लाई करूंगी, हमने जस्ट एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। जब हम क्लास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो आई जे के लगाते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन चेक किया जाता है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट कर देते हैं हम यहाँ पे। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि ए बी एंड सी 3 पॉइंट दे दिए, आर 3 पॉइंट, डी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनिए, डी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी,
फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, यानी कि ए से बी सी पे डी है ना, कोई बी सी होगा यहाँ पे, बी सी लाइन लगा लो। डी क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हमने ये डी फाइंड करना है, दैट मीन्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ए पॉइंट आपको दे रखा है 104, बी और सी पॉइंट दे रखे हैं। भाई कुछ निकालना मुश्किल है। 2 पॉइंट से पासिंग वाली कार्टेशियन इक्वेशन कर रखी है ना, कार्टेशियन इक्वेशन कर रखी है ना, वो लगा लो फॉर्मूला। 1 पॉइंट पासिंग पॉइंट हो जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस कर वो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएगी। तो पहले तो लाइन निकल जाएगी बीसी की, है ना। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, थोड़ा सा, है ना, सीधा ही लाइन मत निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस लेके, बट नहीं होगा, लाइन निकाल लो, कंफ्यूज करोगे, हो जाएंगे आप, गलत ना हो, बेटर है कि एक लाइन हम और लिख लें। तो कार्टेशियन इक्वेशन इनकी बन जाएगी, फिर तो सेम मेथड हम कर चुके हैं। ठीक है जी, मैं देखो 1 मिनट क्या इसका आंसर आ रहा है। तो दैट्स वाई आप लोग घर पे अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है अभी इसका 22/9 माइनस 11/9 5/9, ये आ रहा है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्क्यू लाइंस के बारे में, है ना, जैकोसाइड, पैरेलल लाइंस, इन लाइंस के बारे में समझेंगे कि ये लाइंस क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।